आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। बिहार में अजीम इत्तेहाद का इंतखाबी मंशूर जारी। हर खानदान के एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत समेत कई वादों का ऐलान। तेजस्वी ने कहा, इख्तिदार की तब्दीली जरूरी। हुक्मरान इत्तेहाद ने महागठबंधन के मंशूर को बताया नाकाबिल अमल। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार को नया विजन देने का दावा करने वाले हैं बदनुमानी में मुलविस। मरकजी काबिना ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन की तश्कील को दी मंजूरी। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी चेयरपर्सन। रिपोर्ट के लिए 18 माह की डेडलाइन मुकर्रर। इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन मुज़ाकरात बिला नतीजा खत्म। 3 रोज़ा बातचीत के दौरान फरीकैन किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। और खबर तफसील से। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र अजीम इत्तेहाद ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। रियासत में हर खानदान के एक फ़र्द को सरकारी मुलाजमत समेत बिहार को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए कई मंसूबों का ऐलान किया गया। तेजस्वी यादव ने इंतखाबी वादों को पूरा करने का यकीन दिलाया है। पेश है ये रिपोर्ट। बिहार में अजीम इत्तेहाद के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने तमाम इत्तेहादी पार्टियों के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ मिलकर इंतखाबी मंशूर जारी किया है, जिसे तेजस्वी प्रण यानी तेजस्वी का अहदनामा का नाम दिया गया है। इस इंतखाबी मंशूर में बिहार और अवाम की तरक्की का खाका पेश किया गया है। कई मंसूबों को इस इंतखाबी मंशूर में शामिल किया गया है। रियासत में हर खानदान के एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया गया। इस स्कीम को इंडिया ब्लॉक की हुकूमत के क़याम के 20 माह के अंदर पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। मंशूर में जीविका दीदियों को सरकारी मुलाजिमतों का दर्जा देने और तमाम कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा करने का भी वादा किया गया। मंशूर में रियासत में IT पार्क्स, खुसूसी इख्तिसादी जोन्स, डेयरी, ज़राई सनतों, एजुकेशन सिटी और 5 नए एक्सप्रेस वेज का वादा भी किया गया है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए हमने लोगों के सामने अपने अज़ाइम रख दिए हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि वह इंतखाबी मंशूर के वादों को ज़रूर पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब कोई बिहारी कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा करके दिखाता है। कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है, यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाए। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार के लिए वो हमदर्दी रखते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बदउनवान अफसरान ने नीतीश कुमार को महज एक कठपुतली बना कर रखा है। बीजेपी सिर्फ उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के किसी रहनुमा के पास बिहार को आगे बढ़ाने का कोई विजन मौजूद नहीं है। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने सरकारी अफसरान से अपील की कि वो दयानतदारी से अपनी खिदमात अंजाम दें और धोखा न दें। अवाम ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के अवाम इक़्तिदार की तब्दीली के लिए बेताब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि अजीम इत्तेहाद के सीनियर लीडरों ने काफ़ी गौर व खौस के बाद इंतखाबी मंशूर जारी किया है और इसमें वही वादे किए गए हैं जिन पर अमल किया जा सकता है। ये मैनिफेस्टो ऐसा है जो मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है, क्योंकि इतनी विस्तृत चर्चा के पश्चात बनाया गया है और हमारे
जो प्रेरणा स्रोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन सबका एक स्पष्ट निर्देश था कि वही कहो जो कर सको। तो इस मैनिफेस्टो में वही है जो किया जा सकता। जी, हजारों लोगों से संवाद करने के पश्चात, और अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनमें दिव्यांग शामिल हैं, किसान शामिल हैं, नौजवान शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, व्यापारी शामिल हैं, अलग अलग वर्ग से चर्चा करने के पश्चात ये मैनिफेस्टो जो आप देख रहे हैं उसके बाद बना। बिहार में अजीम इत्तेहाद के मंशूर की रिलीज पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग बिहार को नया विजन देने का दावा कर रहे हैं उन पर बदनुमानी के इल्जामात हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में अदालत ने आरजेडी लीडरों के खिलाफ इल्जामात वज़ा किए हैं। ये बिहार की जनता को एक ऐसे लोक लुभावनी तस्वीर पेश करता है जिसमें न कोई रंग है न बदलाव का संकल्प है। तो बिहार की जनता भी समझती है। दो तीन बातें जो मुझे सबसे रोचक लगी, अपराध पर तो जीरो टॉलरेंस है, लेकिन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नहीं है इस घोषणा पत्र में। स्वाभाविक है, ये दावा करते ही बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि जो बिहार को एक नया विजन देने का दावा कर रहे हैं वो 420 के एक्यूज हैं, हमने नहीं कहा। एलजेपी रामविलास के सदर मरकजी वजीर चिराग पासवान ने अजीम इत्तेहाद के इंतखाबी मंशूर को नाकाबिल अमल करार दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को मालूम है कि उन्हें इख्तिदार मिलने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे वादे किए हैं। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। बहरहाल ये जितनी बातें हैं प्रैक्टिकल, अगर आप इसको दृष्टि से नहीं देखिएगा, और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता, बिहारियों में इतना बुद्धि, इतना विवेक होता है कि उनको हर चीज के, हर पक्ष के, हर पहलू की जानकारी उनको होती है। आज की तारीख में हम लोग को जाके कहीं पे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी भी बिहारी को कि भैया कहां से दीजिएगा, पैसा कहां से आएगा आपके पास, राजस्व कहां से अर्जित कीजिएगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सब बिहार के रोहतास में जिला इंतखाबी दफ्तर ने जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर को एक से ज्यादा वोटर आईडी होने पर एक नोटिस जारी किया। पोलिंग अफसर ने किशोर को 3 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने की हिदायत दी। इस मामले पर प्रशांत किशोर ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। अरे भाई, मैं अपने गृह क्षेत्र करगहर से, अपने गांव कोनार से मैं वोटर हूं, वहां 2019 से वोटर हूं। बीच में 2 साल मैं जब कलकत्ता में था तो मैं वहां पर मैंने वोटर आईडी बनाया था। उसके बाद 2019 के बाद से 2021 के बाद से मैं अपना वोटर आईडी मेरा करघर का है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा एसआईआर किए हैं, तो एसआईआर के बाद भी तो मेरा नाम यहीं पर है। तो अगर वो कह रहे हैं कि दूसरे जगह भी मेरा नाम है, तब तो पूरा एसआईआर क्यों करके सबको परेशान कर रहे थे। भाई आपने खुद से जांचा, खुद से देखा, जो इपिक नंबर है उसके आधार पर करघर विधानसभा क्षेत्र के कोनार गांव में मेरा रजिस्ट्रेशन है। अब इलेक्शन कमीशन झूठ मूठ का इस पर कोई नोटिस जारी करेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई फ्रंट नहीं है। वो मैनिफेस्टो वही है, लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया है, ताकि लोगों को बेवकूफ बनाकर किसी तरह वोट लिया जाए। लड़ाई जनसुराज और एनडीए में है, महागठबंधन में नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मंगल के रोज हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में 8वें सेंट्रल पे कमीशन की शराहत टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी का मतलब यह है कि 8वें सेंट्रल पे कमीशन के दायरेकार, सरबराह और अरकान के नाम तय हो गए हैं। इस कमीशन की सिफारिशात का फ़ायदा तकरीबन 50 लाख मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन को मिलेगा, जिनमें डिफेंस सर्विस के अहलकार भी शामिल हैं। तकरीबन 69 लाख पेंशन हासिल करने वालों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। इसके लिए काफ़ी बड़ा कंसल्टेशन होता है। कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से
जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। इन सब कंसल्टेशंस के बाद में ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर्मेशन किया गया है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइमली एक्शन ले लिया गया है और करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब जानते ही हैं जस्टिस देसाई को, हमारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है और बहुत ही अच्छा उनका एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस है। दिल्ली में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी से निजात के लिए हुकूमत ने क्लाउड सीडिंग यानी मसनूई बारिश का तजुर्बा किया है। मंगल के रोज़ बरारी, करोलबाग और दीगर इलाकों में कानपुर से आए माहिरीन की टीम ने बादलों में मखसूस केमिकल छिड़क कर बारिश बरसाने की कोशिश की। ये पहल दरअसल दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी को रोकने के लिए की गई है। याद रहे कि मसनूई बारिश का ये मनसूबा सबसे पहले 2023 में उस वक्त की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने पेश किया था, जब वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने मरकज़ से इजाज़त मांगी थी। अब बीजेपी हुकूमत के दौर में इसे अमली शक्ल दी गई है। आज दूसरी ट्रायल क्लाउड सीडिंग की दिल्ली में की गई। ये क्लाउड सीडिंग सेस्ना एयरक्राफ्ट के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज का कहना है कि क्लाउड सीडिंग के नाम पर धोखाधड़ी चल रही है। उन्होंने कहा कि जब हकीकी बारिश हो रही है तो आप मसनूई बारिश क्यों कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार को ये दिखाना चाहता हूं, झूठ बोले कौवा काटे। जिस तरीके का फ्रॉड, 420 फर्जीवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ और देश के लोगों के साथ करने की कोशिश की है, आज ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। देखिए, ये कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के नाम पे बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि भगवान इंद्र करेंगे वर्षा और दिल्ली सरकार करेगी खर्चा। नेचुरल रेन कल से आप देख सकते हैं कि छठ पूजा के दिन हो रही थी, अलग अलग जगह हल्की हल्की बारिश हुई है। तो इन्होंने कह दिया अब आज हम जो है नकली बारिश कराएंगे। अरे भाई, जब असली हो रही है तो तुम नकली क्यों कराओगे। क्लाउड सीडिंग पर दिल्ली के लोगों ने मिलाजुला रद्दमल दिया है। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए लोगों ने कहा कि अगर वाकई बारिश से जहरीली हवा साफ हो जाए तो ये दिल्ली वालों के लिए नेमत होगी, जबकि बाज़ लोगों ने कहा कि ये वक्ती हल है। असल मसला फैक्ट्रियों और गाड़ियों के धुएं का है, उस पर काबू पाना ज़रूरी है। हमारे से कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद। सर, आपका नाम? रामेश्वर आनंद सोनू ने, बुल्डाना। जी सर, क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल रेन से प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी? नहीं हो सकती। या पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है मुझे मालूम नहीं है, मगर यहाँ व्हीकल ज़्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन, ये जो दिक्कत है हवा की, ये ख़राब है। बिल्कुल। हाँ, आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी बाहर जहाँ जहाँ किसान ज़्यादा रहते, जहाँ खेती ज़्यादा है, वहाँ होनी चाहिए और करनी चाहिए ये। और ये तो लेट हो गया, अब तक तो हो जानी चाहिए। मेरे हिसाब से तो दिवाली से पहले और एक दिवाली के बाद दोनों टाइम में आर्टिफिशियल रेन कर देनी चाहिए थी। तो आगे भी ऐसी रेन होती रहनी चाहिए ताकि जो प्रदूषण कम हो। मैं तो ये कहता हूँ कि आर्टिफिशियल रेन पॉल्यूशन ही कम नहीं करेगी, आने वाले टाइम पर हो सकता है वाटर लेवल को भी बढ़ा दे। कभी इससे सूखा पड़ेगी नहीं। जब भी कम बारिश हो, जब भी गर्मी बढ़े, उस टाइम पे भी कर देनी चाहिए। पॉल्यूशन कम नहीं, इसके ऊपर सरकार को और भी काम करना चाहिए। बिल्कुल, अब तो होनी ही चाहिए क्योंकि लास्ट स्टेज पे है पॉल्यूशन। अब दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर है दिल्ली और यहाँ पे जरूरत है आर्टिफिशियल रेन की, होनी चाहिए। गुजरात से ज़्यादा है दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा है। तो दिल्ली सरकार ने एक पहल की है आर्टिफिशियल रेन की, क्लाउड सीडिंग की।
तो क्या आप मान रही हैं कि क्लाउड सीडिंग के ज़रिए प्रदूषण नियंत्रण हो पाएगा, प्रदूषण पर काबू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आर्टिफिशियल बारिश से का प्रदूषण कम होगा? नहीं होगा। बाकी सरकार ने पिछले 4-5 साल पहले दिल्ली सरकार ने ऑडी 1 लेकर आई थी, तो क्या आपको लग रहा है कि ऑडी 1 के जरिए पॉल्यूशन कंट्रोल हो पाएगा? आपको व्हीकल शायद आपको याद होगा। उसमें सब लोगों को जागरूकता होनी चाहिए, तब प्रदूषण कम होगा। प्लास्टिक यूज बंद करना चाहिए। फिर ये जो त्योहारों में फटाकड़ा, कलर, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। इसमें पैसा भी खर्चा होता है, प्रकृति में भी नुकसान होता है, शारीरिक भी नुकसान होता है। जो कि प्रदूषण तो बहुत दिल्ली में है, लेकिन गुजरात में तो हमारे कोई ऐसे कोई प्रदूषण नहीं है अभी। लेकिन सरकार के साथ जो कंट्रोल करने का नियंत्रण भी होता है, और ये जहाँ जो पब्लिक भी होती है वो भी उसका साथ सहकार देते हैं। साथ सहकार देना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें पब्लिक का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। जो हमें स्वच्छता चाहिए तो हमें भी उसमें एक रोल देना पड़ता है कि कचरा वहाँ पे लिखा होता है कि कूड़ेदान में फेंको, फिर भी हम बाहर फेंक के चले जाते हैं, वो बहुत गलत बात है। कौमी राजधानी दिल्ली में जहर आलूदगी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहर आलूदगी का कहर को कंट्रोल करने के लिए सरकारी सतह पर काफ़ी सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी के तहत दिल्ली हुकूमत ने ख़ास तौर से जो है आर्टिफिशियल बारिश, अब देखना दिलचस्प होगा कि ये क्लाउड सीडिंग के ज़रिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितना सुधार आता है, ये देखना होगा। मुंसिफ टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मुदस्सिर अली के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। टीएमसी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और एमपी अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर मामले पर शदीद रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा आसाम को एसआईआर से खारिज करने पर सवाल खड़े किए। आसाम वाहिद रियासत है जिसमें बीजेपी की हुक्मरानी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेगी। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट में तरमीम करने का पूरा इख्तियार है। फर्जी वोटरों के नाम हटाए जाने चाहिए और तमाम अहल वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में होने चाहिए। जाली वोटरों के नामों को हटाने में कुछ गलत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रोल्स के रिवीजन करने का पूरा अधिकार है। ये एक संवैधानिक दायित्व है उनका कि जो भी फेक वोटर्स हैं, जो फर्जी वोटर्स हैं, उनके नाम डिलीट हो और जो जितने भी हमारे जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में होना चाहिए। एसआईआर का विषय लंबे समय तक बिहार चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो उठाते रहे, लेकिन जब हमारे इलेक्शन कमीशन ने आपत्तियां मांगी तो किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि मतदाताओं में कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है और ये एसआईआर की जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की जो एक्सरसाइज है दूसरे राज्यों में भी होगी और जो हमारे इलेक्टोरल रोल्स हैं उसका रिवीजन होगा, उसका शुद्धिकरण होगा और जो भी फर्जी मतदाता है उसका नाम निकलना ही चाहिए। इसमें कहीं कुछ गलत। पंजाब में भगवंत मान की क़यादत में रियासती काबीना ने आज अहम फैसले किए। शहरी इलाकों में तमाम नई तामीरात के लिए नए कवायद को मंजूरी दी गई। इसके अलावा काबीना ने लुधियाना नॉर्थ में एक नई सब तहसील बनाने की मंजूरी दे दी है। काबीना ने बरनाला को म्यूनसिपल काउंसिल सिटी से म्यूनसिपल कारपोरेशन बनाने की मंजूरी भी दी है। कि लुधियाना दे विच एक नवी सब तहसील बनाने की प्रवानगी दी गई है। लुधियाना नॉर्थ उहदे विच 4 पटवार सैक्टर ने जिहड़े उहदे विच शामिल किए गए ने। कानूगो एक कानूगो सैक्टर है ते 7 ਤੋਂ 8 पिंड ने। उन्हां नूं लोकां नाल सलाह करके ही उन्हां दी राय लैके ये कीता गया ते एक सब तहसील जिहड़ी है लुधियाना नॉर्थ बनाई जा रही, जिथे एक नायब तहसीलदार बैठिया करनगे ताकि लोकां नूं जिहड़ी है अपने काम कराउण दे विच सौख हो जाए। नंबर 3 ते हैगा जी बरनाला जिहड़ी नगर कौंसल है उन्होंने नगर निगम वजों कारपोरेशन वजों। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने मंगल को रियासत की तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तब्दीली की नुमाइश की और गैर रिहायशी राजस्थानी बरादरी के अरकान को कर्मभूमि से जन्मभूमि मुहिम के तहत कलीदी शोबों में सरमायाकारी करने की दावत दी। प्रवासी राजस्थानी दिवस कोलकाता रोड शो से खिताब करते हुए शर्मा ने कहा कि रियासत एक बड़े सनती और इक़्तिसादी पावर हाउस के तौर पर अब उभर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन है और हम चाहते हैं कि आलमी राजस्थानी बरादरी एक मजबूत राजस्थान की तामीर में शिरकत करे। पैतृक गांव, कस्बों, शहरों, राज्य के विकास में अपना सहयोग राजस्थान को
विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपकी सलाह, आपके अनुभव, आपका निवेश और आपका योगदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं कई क्षेत्रों में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे राजस्थान उन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं, राजस्थान के अंदर काम करने की बहुत गुंजाइश है। आप किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं। राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में आप आएंगे, अपना मन बनाएंगे, जहां काम आप यहां करते हैं वो काम वहां भी कर सकते हैं। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने 2 यूनिट या 3 यूनिट यहां लगाई हैं तो 1 यूनिट अवश्य राजस्थान में लगाना और फिर उसका मुनाफा देख लेना कि यहां की ज्यादा मुनाफा है और वहां की ज्यादा मुनाफा है। ये भी मैं कहना चाहता हूं। शिवसेना यूबीटी के लीडर आदित्य ठाकरे के बारे में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आदित्य ठाकरे राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि आदित्य ठाकरे ने जो कुछ भी कहा वो खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ है। आदित्य ठाकरे ने कल जो वर्ली में दिखाया और उसके बाद 1 नवंबर को मोर्चा ले जाने की तैयारी, इसको कैसे देखते? देखिए, मेरी अपेक्षा इतनी थी कि मैं आदित्य ठाकरे को थोड़ा बहुत जानता हूं, इसलिए मुझे अपेक्षा नहीं थी कि वो भी पप्पूगिरी करेंगे। उन्होंने भी राहुल गांधी जी की स्टाइल में बड़ी स्क्रीन लगाना और फिर हमने देखा राहुल गांधी जी इधर से उधर चल रहे, उधर से इधर चल रहे, और जो बोला उसमें खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं, ऐसा जो राहुल गांधी का प्रदर्शन था बस उसी का रेप्लिका यहां पर आदित्य ठाकरे इन्होंने किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनका कवर फायरिंग चल रहा है। टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने मसनूई ज़हानत यानी एआई पर मबनी अपना नया ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया प्लेटफॉर्म ग्रोकीपीडिया लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे विकीपीडिया का हकीकत पर मबनी मुतबादिल करार दिया। ये प्लेटफॉर्म अभी अपने इब्तदाई वर्जन में है और पूरी तरह ओपन सोर्स है। मस्क का दावा है कि ये प्रोजेक्ट विकीपीडिया से बेहतर है और मुस्तकबिल में इसका वर्जन 10 गुना बेहतर होगा। इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुए अमन मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे ख़त्म हो गए। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के नुमाइंदों के दरमियान ये मुज़ाकरात खित्ते में बढ़ती हुई सरहदी कशीदगी के खात्मे और देरपा अमन के क़याम के लिए किए गए थे। ताहम 3 रोज़ा बातचीत के बावजूद फ़रीक़ैन किसी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके। मुज़ाकरात कतर और तुर्की के सालिसी में हुए, जिसमें दोनों ममालिक के आला सतही वफूद शरीक थे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान माहौल खासा कशीदा रहा और बाज़ नशस्तों में से सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। ज़राए के मुताबिक फ़रीक़ैन के दरमियान इख्तलाफात उस वक्त बढ़े जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का हक़ मांगने की बात की। अफ़गान वफ़द ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि किसी भी गैर मुल्की हमले को खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जापान दौरे का अख्तिताम हो चुका है। ट्रंप ने जापानी वज़ीर आज़म सनाए ताकांची के साथ गर्मजोशी के माहौल में मुज़ाकरात किए। दोनों रहनुमाओं ने नायाब मादनियात के ताल्लुक से मुआहदे पर दस्तखत किए और अमेरिका और जापान के दरमियान एक नए सुनहरे दौर के आगाज़ का ऐलान किया। ट्रंप ने जापान में अपनी तकरीर में एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कशीदगी का जिक्र करते हुए दावा किया कि उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। उनका कहना था कि बहुत सी जंगें मैंने टैरिफ की धमकी से रोकी हैं। दौरे के अख्तिताम पर ट्रंप ने अमेरिकी नेवी एहलकारों के साथ जापान में रक़्स भी किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। The national security for our country, and a lot of the wars that I stopped were because of tariffs, and frankly, I did a great service to the world, but because of tariffs, because of trade. If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers. And I said to Prime Minister Modi, and I said to the Prime Minister, a very nice man, a very good man, and the Field Marshal over in Pakistan, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to be fighting. No. One thing has nothing to do with the other. I said, it has a lot to do with the other. खबर दिन भर में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।